नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। महाराष्ट्र चुनाव पे आखिर वीडियो बनाई दिया। अब पता नहीं जब ये वीडियो ख़त्म होगा तब आप कैसे तय करेंगे कि ये वीडियो गुजरात पे था या महाराष्ट्र पे था या उत्तर प्रदेश पे था या भारतीय जनता पार्टी पे था, क्योंकि जो घटनाक्रम हो रहा है उसका चुनाव से सीधा संबंध होने के बावजूद चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। और जो बात होगी वो ये जो बहुत कुछ चल रहा है आसपास उस पर नहीं होगी, इसके अंदर की बात करेंगे। गहरी बातें, बहुत सिर मारा है, बहुत सारे सोर्सेज से अंदर से सूचनाएं निकाली हैं, बहुत सारी जानकारियां पता करी हैं, बहुत सारे पर्यवेक्षकों से बातचीत की है। उसके बाद पहला वीडियो महाराष्ट्र पे बनाने की हिम्मत जुटा पाया हूँ। इस वीडियो में भी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्योंकि इस बार इस पे तो कुछ स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर हूँ। दरअसल महाराष्ट्र जीते ये किसी और के लिए इंपॉर्टेंट है और महाराष्ट्र हार ना जाए इससे भी ज़्यादा बड़ी कई चुनौतियां पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने हैं। आपने पिछले दिनों एक खबर पे बहुत विवाद हुआ कि अडानी साहब बैठ के समझौता करा रहे थे। अब अडानी साहब शरद पवार के दोस्त हैं, ओसीसीआरपी वाला मामला हुआ था तो कैसे शरद पवार से उन्होंने मुलाकात की थी। मैंने कुछ तस्वीरें साझा की थी, ओसीसीआरपी वाला भी नहीं बल्कि हिंडनबर्ग वाले मामले पे। तो उनका एक रिश्ता है, लेकिन उस रिश्ते के बीच में अगर अडानी बीजेपी और उनके बीच में कुछ मैनेज कराने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब आप समझिए। इसका मतलब यह है कि इस चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में जीत सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर किसी के लिए है तो अडानी के लिए है। और अडानी के लिए ज़रूरी है, गुजराती भाइयों के लिए ज़रूरी है। और मैं इस पे आगे जाके आपको बताऊंगा कि मोदी और शाह के लिए इस जीत से भी ज़्यादा अहम एक जीत है जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। गुजरात और महाराष्ट्र के बीच की अदावत कोई नई नहीं है और कम से कम मोदी और शाह के आने के बाद ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जब वेदांता वाला, अनिल अग्रवाल वाला चिप बनाने का कारखाना आया, माइक्रोचिप बनाने का, तो ये पहली बार भारत में माइक्रोचिप बनने जा रही थी। वो प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में लगना था। महाराष्ट्र सरकार से उनका सब कुछ तय हो गया था, ज़मीन तक तय हो गई थी और रातों रात मोदी जी के साथ कुछ मीटिंग हुई और वो प्रोजेक्ट गुजरात चला गया। इसी तरह से नैनो के कारखाने के मामले में भी हुआ था और बहुत सारे मामलों में मोदी जी के पास जब जब ताकत रही है उन्होंने सब कुछ गुजरात की तरफ डाइवर्ट कर दिया। उनको गुजरात से मोहब्बत है। मैंने शेर वाली स्टोरी आपको बताई थी, वो अगर आपने नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा कि ये कूनों के चीते आए ही इसलिए हैं क्योंकि गुजरात के गिर के शेर वो मध्य प्रदेश को देना नहीं चाहते हैं मोदी जी। सुप्रीम कोर्ट से केस हार चुके हैं, रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन सब हार चुके हैं और अब शेयर देना बाकी था। सरकार में आ गए तो 10 साल से वो शेयर नहीं दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, और आगे भी ना देना पड़े इसलिए कूनों वाला खेल हुआ है। इसलिए दुनिया भर से चीते ला के छोड़ रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, दूसरी जगह से ला रहे हैं, तीसरे देश से ला रहे हैं। अडानी के लिए क्यों ज़रूरी है? अगर महाराष्ट्र में अडानी के फेवर की सरकार नहीं आती है तो अडानी जो मुंबई का शहंशाह बनने वाला है वो लक्ष्य उससे थोड़ा दूर हो जाएगा। दरअसल क्या है कि मैंने डिटेल वीडियो बनाया था, आपने देखा भी होगा निश्चित तौर पे। धारावी का जो रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, 20,000 करोड़ उसका नाम बताया जा रहा है उसको, लेकिन मामला बहुत लाखों करोड़ में जाने वाला है। वो मिला है अडानी को। बहुत पुराने लोग, जो 20-25 साल पुराने लोग हैं, वो तो बचेंगे धारावी में, बाकी सबको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, उनको मकान भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि धारावी के नाम पे इनको एक FAR मिल रहा है। मुंबई में कानून है
कि भाई इतनी मंजिल बना सकते हो आप मकान, इतने एरिया में एक FAR होता है, फ्लोर एरिया रेशियो, उस रेशियो को मुंबई में आप कहीं और इस्तेमाल कर सकते हो। तो धारावी में वो ऊंची इमारतें भले ही ना बना पाए, लेकिन मुंबई में कोई भी बिल्डर अगर बनाएगा और उसने 20 मंजिल की बिल्डिंग बननी थी और वो 25 की बनाना चाहता है, तो 5 मंजिल का FAR वो अडानी जी से खरीद सकता है। यानी पूरी मुंबई में कोई भी नई बिल्डिंग बनेगी तो पैसा अडानी जी के पास आएगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, मुंबई का एयरपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अडानी जी की दांव पर लगी हैं। अगर महाराष्ट्र में उनकी फेवरेबल सरकार नहीं आती है तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, इसलिए वो बेचैन हैं, सरकारें बनवा रहे हैं, मीटिंगें करा रहे हैं नेताओं की, और इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो देश भी चलाने में किस तरह से योगदान देते होंगे, इसकी आप कल्पना आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अडानी से भी ज़्यादा अहम मोदी जी के लिए है एक और चुनाव, अमित शाह के लिए उससे भी ज़्यादा अहम है, और वो है कि कहीं इस चुनाव के बहाने मोदी जी की कुर्सी डगमगा ना जाए, और इस चुनाव के बहाने कहीं अमित शाह का मोदी जी के उत्तराधिकारी होने का दावा कमज़ोर ना पड़ जाए। इसके बहुत सारी वजह हैं, क्योंकि मुंबई जो है वो आर्थिक राजधानी है। अगर वहाँ पर कांग्रेस और शिवसेना वाली अघाड़ी जो है उसकी सरकार बन जाती है, तो आप समझ लीजिए कि एक आर्थिक पावर कांग्रेस के पास आ जाएगी, और आर्थिक पावर कांग्रेस के पास आने के बाद ये बात पक्का मानकर चलिए कि अल्पमत मोदी सरकार को हिलाने की परिस्थितियां बहुत सारी बन जाएंगी। नीतीश जैसे थाली के बैंगन इधर के उधर हो सकते हैं, और चंद्रबाबू भी कहीं ना कहीं हिल सकते हैं, टस से मस हो सकते हैं। अभी तो वो एहसान चुका रहे हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा उन्होंने जेल वेल से छुड़वाया था। तो ये पहलू एक आपने देखा। दूसरा पहलू और भी है, और वो पहलू है कि किसकी तरफ से सबसे ज़्यादा चुनौती मोदी जी को मिलती है। आमतौर पे 2 आदमियों के नाम आते हैं। एक संजय जोशी का तो अभी RSS ने उड़ा दिया था, लेकिन संजय जोशी का कोई वजूद नहीं है उस तरह से। एक गडकरी, दूसरा योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने बड़ी ही खूबसूरती से अपने आप को पुश किया। कट्टरपंथी हिंदू जो लोग हैं, हिंदुत्व वाले मोदी जी के प्रबल समर्थक हैं, वो और अधिक कट्टर बन के मोदी जी उन लोगों को, योगी जी अपनी तरफ खींचने का काम कर रहे हैं। कट्टरता हमेशा ऐसे ही बढ़ती है। आज आपको अडवाणी उदार नजर आते हैं, किसी समय वो बहुत कट्टर थे। बाल ठाकरे उनसे भी ज़्यादा कट्टर निकल के आए जब उन्होंने कहा हाँ हमने गिराई है बाबरी मस्जिद, जब भारतीय जनता पार्टी दाएं बाएं कर रही थी, मुंह छिपा रही थी, हमने नहीं किया, ये तो हो गया, अपने आप हो गया, ये तो किस्मत खराब थी इसलिए हो गया। इस तरह की बातें इन्होंने की। ये था अनअवॉइडेबल, इस तरह नहीं, मेरे ख्याल से अनफॉर्चुनेट और अनअवॉइडेबल, इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए थे। सुंदर सिंह भंडारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 11 अशोक रोड पे, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था जब सीधे मस्जिद गिरी, उसके ठीक बाद में मैं उसको अटेंड करने गया था। तो ये जो सिचुएशन है, योगी के और अधिक कट्टर होने वाली सिचुएशन, ये सिचुएशन एक नारा लेकर आती है, बटोगे तो कटोगे। बटोगे तो कटोगे नारे का एक सीधा सा संदेश है जो लोगों ने परसीव किया, और कम से कम हिंदुत्व के झंडा बरदार जो भी कहे, या जिनको कोई भक्त कहता है, कोई अंधभक्त कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन वो जो कट्टर हिंदू वाले लोग हैं, जो अपना, जिनका कमिटमेंट है उस आइडियोलॉजी के लिए, वो लोग मानते हैं बटोगे तो कटोगे का मतलब सिर्फ ये है कि अगर हिंदू आपस में विभाजित हुआ तो उसको कोई काट देगा। कौन काट देगा ये कहने की मुझे यहाँ पर भी अभी मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, और गंदा लगेगा। ये इसी उद्देश्य से दिया गया नारा था, और ये बहुत पावरफुल नारा था, इतना पावरफुल नारा था कि बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है
जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला है वो इस नारे से बहुत ज़्यादा सहमत हो सकता है। उसकी वजह यह है कि पिछले 50 सालों में, 60 सालों में, 70 में इसलिए नहीं बोलता हूं कि शुरू के 10-15 साल में आरएसएस की भूमिका हिंदू मुसलमान से ज़्यादा, उस वक्त हिंदू मुसलमान तो हिंदू महासभा कर रही थी, आरएसएस दूसरे चक्करों में लगी थी, नॉर्थ साउथ में बांट लो, ये बांट लो, बांट लो, बहुत सारी चीज़ें। वो बाद में आ गया है, पहले हिंदी इस तरह की चीज़ों को करते थे। तो ये जो बटोगे कटोगे का नारा है, ये एक ऐसा नारा है जो आज जो कोर आइडियोलॉजी है हिंदुत्व की, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो भैया ये जो लोग हैं बटोगे तो कटोगे मानने वाले, जिनको आपने अलग अलग लॉजिक से 50, 60, 70 सालों में उनके दिमाग में कीले ठोक ठोक के आपने उनको समझा रखा है, झूठी सच्ची बातें, पीएनओ की किताबें, इधर उधर की काल्पनिक हिस्ट्री से, तो वो जो आदमी है वो विश्वास करता है इस पे। और योगी जी बटोगे तो कटोगे लेके जब आगे बढ़ते हैं तो इस नारे से किसके वोट कटोगे? ये नारा किसको योगी जी के नजदीक लाता है? जो आदमी इसे सांप्रदायिक बकवास मानता है इस देश में, वो वोटर तो इस नारे से प्रभावित होने वाला रहा। अल्पसंख्यक इस नारे से प्रभावित होने वाले रहे। सेकुलर वोट बैंक इसको पसंद नहीं करेगा। तो जो 30 से 40% के बीच में कोर वोटर है, जो अभी तक इन्फ्लुएंस्ड है, बहुत सारे लोग अभी इससे बाहर निकल गए हैं, उसको ही तो अपील करेगा। लेकिन वो जहां जाते हैं, जिस मंदिर में जाते हैं, वो मोदी जी का मंदिर है। और अब योगी जी ने एक पैरेलल बड़ा वाला चमत्कारी मंदिर खोल दिया, बटोगे तो कटोगे वाला। तो योगी जो है वो मोदी और शाह का जो बेस है, जो गुजरात के दंगों के टाइम से एक ध्रुवीकरण के जरिए जुटाया गया समर्थन था, उस समर्थन की छाती पे जाके खड़ा हो जाता है। बटोगे और कटोगे, इसके अलावा सीए एनआरसी वाला मामला यूपी में याद कीजिए हुआ था, किसान आंदोलन पे सख्ती का मामला याद कीजिए, आंसू आ गए थे राकेश टिकैत के। लगातार बुलडोजर बाबा, एनकाउंटर, एक कोई भी कट्टरपंथी आइडियोलॉजी के लोगों के लिए इससे बड़ा रोल मॉडल क्या हो सकता है कि वो धर्म देख के बुलडोजर चला दे। कानपुर में, लखनऊ में बहुत सारे उदाहरण सामने आए। इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि धर्म देख के एनकाउंटर की खबरें आए, जेलों में लोग मारे जाएं। इससे बड़ा कोई नायक क्या हो सकता है जो सीए एनआरसी वालों के पोस्टर लगा दे लखनऊ की सड़कों पे, क्योंकि वो केंद्र सरकार की एक नीति का विरोध कर रहे थे। तो योगी ने जो अपनी एक मकबूलियत हासिल की है, एक स्ट्रांग होल्ड बनाया है हिंदू के ऊपर, वो योगी यूपी से बाहर निकल के और महाराष्ट्र में तो बटोगे तो कटोगे करके पूरा ही पोछा लगाने के चक्कर में था भाई। जो जितने कट्टर इनके समर्थक हैं वो सारे के सारे योगी जी के फैन हो जाते हैं। जो मोदी जी के फैन थे वो आज भी कहते हैं कि हम ज्यादा बड़ा फैन तो हम योगी के हैं। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं। तो अगर योगी बढ़ता है और 2024 के नतीजों के बाद में एक लटकी हुई सरकार के दौर में बढ़ता है, तो मोदी के बाद कौन? इस लड़ाई में वो अमित शाह को पछाड़ता है। और दो नेताओं में एक बहुत जबरदस्त अंतर है। अमित शाह पॉलिटिशियन है, अमित शाह मैनिपुलेट कर सकता है, अमित शाह बहुत सारी पार्टियों से संबंध बना सकता है, बिगाड़ सकता है, किसी आदमी को कैसे नियंत्रित करना है, उस आदमी के जरिए कैसे काम कराना है, किस नेता को कहां से पकड़ना है, कौन पैसे से बिकेगा, कौन डराकर काबू में आएगा, ये सारी चीज़ों को वो एक्सपर्ट है। उसको जो भारतीय जनता पार्टी वाले चाणक्य कहते हैं, तो चाणक्य की सोच से अगर अलग कर दो, तो चाणक्य को छोड़ दो, तो बहुत सारे जो कुटिलता है वो शाह साहब के अंदर भरपूर है। योगी स्ट्रेट फॉरवर्ड, डंडा छाप आदमी, ये बहुत बारीक टाइप के खेल करते नहीं। तो अगर ये एक चुनौती बनते हैं तेजी से, तो उनको रोकेगा कौन? कौन चाहेगा कि ये रुक जाएं? तो जब वो बटोगे तो कटोगे करते हैं, तो अब आप कैरेक्टर्स पे ध्यान दीजिए,
कौन कौन से लोग भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी और सब योगी के इस नारे के खिलाफ खुलकर सामने आए, उन पे जरा गौर करिए। पहले तो मोदी जी से ही कहलवा दिया, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। यानी हमारा नारा कौन सा वाला है? कांग्रेस वाला, एक रहें नेक रहें। हम भारत की एकता की बात कर रहे हैं। ये होती है स्मार्ट पलटी जो हमेशा आरएसएस ने मारी है। सेकुलरिज्म को आप खुलकर गाली देते हैं, और पहले ये सेकुलरिज्म को गाली नहीं देते थे। पहले ये कहते थे जो सेकुलर है वो स्यूडो सेकुलर हैं और हम असली वाले सेकुलर हैं। अब ये बोलते हैं कि सेकुलर जो है वो है ही सेकुलर, आइडियोलॉजी गलत है, सेकुलर इकोसिस्टम गलत है, सेकुलर लोग ये करते हैं। वो सीधे सेकुलर पे अटैक करते हैं। तो ये क्या करते हैं? बदल जाते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता बदलने। जैसे देखते हैं कि अब हमारा सिक्का नहीं चल रहा है, जेब में डाल लेते हैं। तो बटोगे तो कटोगे वाले पे इन्होंने एक नया नैरेटिव खड़ा किया, और योगी पे अटैक करने के लिए कौन कौन लोग आए। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, किसकी कृपा से बने, किसके साथ में संपर्क के बीच में बने? एकमात्र आदमी अमित शाह। अजित पवार, दुनिया भर के जिसके ऊपर करप्शन के आरोप थे, बहुत सारी चीजें थीं, वो आदमी गंगा स्नान कैसे किया, पाक साफ होकर भारतीय जनता पार्टी की लॉन्ड्री में बाहर कैसे निकला? अमित शाह के कारण। वो अजित पवार बटोगे तो कटोगे का विरोध कर रहा है। इसके अलावा पंकजा मुंडे, इसके अलावा जितने भी लोग हैं, आप शत्रुघ्न सिन्हा को देख लीजिए, बाकी लोग देख लीजिए, देवेंद्र फडणवीस ने इनको काउंटर किया, और काउंटर करते के बीच में कड़ी बात कह दी, और यह कह दिया कि महाराष्ट्र में जो भी समाज को बांटने की कोशिश करेगा उसे इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। हमारे बटोगे तो कटोगे का यह मतलब है। गडकरी ने कहा कि इस तरह के नारों से समाज में विभाजन हो सकता है, हमें सकारात्मक के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा शिवसेना ने भी कह दिया सामाजिक समरसता को प्रभावित करता है, और ये शरद पवार ने कहा कि देश की बहुलता विविधता को ठेस पहुंचाता है। अब इन सारे कैरेक्टर्स को अगर आप देख लें तो इनके अंदर सिर्फ एक, अगर गडकरी को छोड़ दें तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मोदी और शाह के साथ में बढ़िया केमिस्ट्री ना रखता हो। गडकरी इसलिए बोल रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं वो भी लाइन में हैं। अब इस पॉलिटिक्स के अलावा भी बहुत सारी लेयर्स हैं। तो मतलब ये हुआ कि योगी जी गए हीरो बनने, चौबे जी गए छब्बे बनने, दुबे बन के वापस लौटे। गए तो थे योगी जी बटोगे तो कटोगे के जरिए हिंदू ध्रुवीकरण के नेता बन के झंडे गाड़ने, लेकिन उनकी बैशिंग हो गई। देखिए, आज की राजनीति में सही क्या है गलत क्या है ये मायने नहीं रखता। जितने नेताओं ने ये बटोगे तो कटोगे का विरोध किया है, अगर ये सारे लोग खड़े होकर बटोगे तो कटोगे का समर्थन करने लगते तो ये कहने वालों की कमी ना होती कि हाँ ये नारा सही है, और बड़ी संख्या में जनता भी इसके सुर में सुर मिलाने लगती। बहुत सारे उल्टे सीधे काम हुए जिनका दृढ़ता से समर्थन कर दिया तो वो पॉपुलर हो गए। नोटबंदी के मंजीरे बजाए थे हमने। नोटबंदी के खिलाफ कोई भी बीजेपी समर्थक सुनने को तैयार नहीं था, लेकिन ये करके इन्होंने योगी को, जिसको कहते हैं ना, योगी को एक तरह से वापस भेज दिया, पैक करके कर दिया टाई टाई फिश। अब योगी नायक नहीं रहे महाराष्ट्र के चुनाव में। इसमें एक और राजनीति भी है, और वो राजनीति है अंदर की महाराष्ट्र की राजनीति। फडणवीस कह रहे हैं कि नारा सही है घुमा फिरा के, और गडकरी कह रहे हैं नारा गलत है। दोनों कहां से आते हैं? नागपुर से। उस नागपुर से आते हैं जिस नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है। दोनों ही आरएसएस के चहेते हैं, लेकिन कभी कभी दो भाइयों में भी रार और तकरार होती है, तो फडणवीस और गडकरी में भी चलती है। लोकसभा चुनाव में गडकरी का प्रचार करने के लिए लंबे समय तक, मेरे ख्याल से एक आध बार गए हों तो गए हों, फडणवीस गए ही नहीं। गडकरी का बेटा मुसलमानों के इफ्तार पार्टी में गया और वहां पर उसने कहा कि भैया मेरे पिताजी तो हिंदू मुसलमान नहीं मानते हैं।
आप और बहुत सारी बातें कही थी, वो मैंने पूरा भाषण आपको सुनाया था। तो इन चीज़ों को अगर आप देखोगे तो एक पूरा तस्वीर आपको ये दिखाई देती है कि महाराष्ट्र की राजनीति के साथ साथ महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की अंदर की राजनीति ज़्यादा डिस्कस हो रही है। और इस समय ज़्यादा बड़ी फिक्र महाराष्ट्र जीतने या किसी को मुख्यमंत्री बनाने से ज़्यादा मोदी जी और मोदी जी के उत्तराधिकार को बचाने की है कि कौन होगा उनका उत्तराधिकारी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन बनेगा, इसको लेकर अभी भी अनिश्चय है, नाम तय नहीं हुआ है, इसी वजह से तय नहीं हुआ है। तो एक तरफ अडानी कह रहा है भैया मेरी मुंबई निकल जाएगी हाथ से, तुम क्या कर रहे हो, और ये लोग कह रहे हैं भाई तुम गलत कह रहे हो, वो कह रहे तुम गलत कह रहे हो, वो कह रहे तुम गलत कह रहे हो। महाराष्ट्र के चुनाव के आने तक अभी तक आपने किसी से सुना कि महाराष्ट्र में इस बार क्या मुद्दे होने वाले हैं? आपने किसी से सुना कि महाराष्ट्र का चुनाव इस बार किस बात पे लड़ा जाने वाला है? इसलिए क्योंकि लीडर कोई भी चुनाव पे फोकस ही नहीं कर रहा है। उन सब लोगों के दिमाग में अपनी पार्टी के गणित चल रहे हैं। जो किसान हैं महाराष्ट्र में, उनकी अपनी ताकत है, उनकी अपनी से है, चाहे वो नागपुर के संतरे वाले हों, नासिक के प्याज वाले हों। याद कीजिए शेतकारी संगठन, शरद पवार पूरा शुगर बेल्ट के नेता हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमको एक तस्वीर दे रही हैं। और इस तस्वीर के बीच में एक बटोगे कटोगे नारे पे अगर योगी जी की बैशिंग हो रही है, योगी जी को कमज़ोर किया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी भी बड़े स्तर पे कमज़ोर हो रही है। लेकिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा इस समय कुर्सी की चिंता है। अब महाराष्ट्र में बटोगे तो कटोगे गलत क्यों है, इसको भी हम समझते हैं। महाराष्ट्र के खून में, वहाँ की संस्कृति में एकता है, भाईचारा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन को आप पढ़ेंगे, उनको लोग हिंदुत्व का आइकन कहते हैं। वो पूरा जीवन इस बात का उदाहरण है कि उन्होंने सभी धर्मों के प्रति सम्मान दिया, महिलाओं को सम्मान दिया, और यहाँ तक कि उनके यहाँ पे बड़ी संख्या में मुसलमान अधिकारी थे। आधी के करीब उनकी फ़ौज मुसलमान थी। इब्राहिम खान सब जानते अच्छी तरह से, उनके पूरे तोपखाने को संभालते थे। उनके दोस्तों में भी हैदराबाद के निजाम थे। तो हिंदू मुसलमान के बीच में टकराव तनाव जैसी कोई स्थिति नहीं थी। औरंगजेब से वो लड़े, लेकिन उसकी वजह कुछ और चीज़ें थीं। औरंगजेब का गैर तानाशाही रवैया था, ना कि उसका मुसलमान होना। शिवाजी ने मस्जिदों और मुस्लिम धार्मिक स्थलों की रक्षा की और किसी धार्मिक स्थल को नुकसान नहीं पहुंचाया। औरंगजेब अगर तानाशाही से असहमतियों को नहीं को चलता तो शिवाजी महाराज से उसका कभी कोई टकराव नहीं होता। जितना जितना आप छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ते जाएंगे उतना उतना ज्ञान मिलेगा। बाकी आजकल एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट संगठन है, उसने पूरी ज़िंदगी हर चीज़ को कॉन्स्पिरेसी बता दिया, हर चीज़ षड्यंत्र है। तो उसी के रिप्रेजेंटेटिव बाबा जी हैं नेत्रहीन, जो प्रवचन देते हैं, वो आजकल कह रहे हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथ जो हैं उनको भी अंग्रेजों ने बदलवा दिया पंडितों को कह के। यानी जो आप हिंदू धर्म को मानते हो, जो किताबें पढ़ते हो, वो भी गलत है, वो भी अंग्रेजों की दी हुई है। असली क्या है? सिर्फ एक नागपुर से आया हुआ नारा, मतलब यही हुआ फिर तो इसको भी बोल देंगे कि भाई इतिहास को बदल दिया, ये कर दिया। लेकिन हर चीज़ के ये इतिहास ऐसा है जिसकी गवाहियाँ होती हैं, जिसके अवशेष होते हैं। शिवाजी महाराज के साथ साथ कौन था, महाराणा प्रताप के साथ कौन था, आपको अवशेष मिलेंगे। आज भी उनकी तोपें, उनके सिपाहीसालों के नाम, वो सारी चीज़ें इतिहास में दर्ज हैं, शिलालेख हैं उस जमाने के। महारानी लक्ष्मीबाई के साथ गुलाम गौस खान। खैर, तो ये पूरा महाराष्ट्र जो है इसका एक विरासत है, सर्वधर्म समभाव की विरासत। इसके साथ साथ वहाँ पर जो सांस्कृतिक आंदोलन हुए, जो संत थे, उन्होंने भी सेकुलर मूल्यों को आगे बढ़ाया। संत नामदेव, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर। ये परंपरा जो थी, ये परंपरा एक विनम्र परंपरा थी
जिसके दरवाजे सबके लिए खुले हुए थे। हिंदुस्तान में अगर आज इस्लाम इतना बड़ा है, पाकिस्तान जैसा देश अगर इस्लाम के पास में है, तो जो लोग कहते हैं तलवारों से धर्म बदलवा दिया, इतने सारे लोगों का धर्म तलवार से नहीं बदलवाया जा सकता। इतिहास में प्रमाण है कि भारत में मोहम्मद साहब के ज़माने से ये जितने तानाशाह आए थे उसके पहले से मस्जिदें थीं। मैंने इस पर पूरा एक डिटेल्ड वीडियो बनाया, हिंदू से मुसलमान बनने का इतिहास। तो सिर्फ ये जो तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर और ये जो परंपरा थी, इसी शैली की जो सूफी परंपरा थी इस्लाम की, उसने धर्म को आगे बढ़ाया। उस परंपरा ने सबके दरवाजे खुले थे, कोई दलित नहीं था, कोई गरीब नहीं था, कोई भी आएगा वहाँ पे संगीत का आनंद लो, भोजन करो, सो जाओ, कोई आपको अछूत नहीं कहेगा, दूर नहीं रखेगा। उससे लोग प्रभावित हुए। बड़ी संख्या में सूफी आंदोलन जो है इसका जिम्मेदार रहा। सूफी कहाँ से आए? मिडिल ईस्ट से आए। अब आप कहेंगे मिडिल ईस्ट से कैसे जाए? मिडिल ईस्ट कोई 7 समंदर पार नहीं है भैया। अगर भारत पाकिस्तान को मिला लो तो क्या हो गया? एक ही देश हो गया। और जैसे ही पाकिस्तान की वो वाली सीमा पार करोगे आप, तो कहां पहुंचोगे? ईरान में। तो कितना दूर है ईरान? ईरान, अगर पाकिस्तान भी तो भारत ही था, तो ईरान और भारत की तो सीमाएं मिलती थी ना भाई। जो बलूचिस्तान है आपका, ईरान से मिलता था, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। उधर अफगानिस्तान मिलता था। तो ये पूरी मिलीजुली संस्कृति है। तो बड़ी संख्या में वहां से व्यापारी आते थे, वो साथ में बहुत सारी चीजें लेके आए। व्यापारी यहाँ रहते थे तो उन्होंने मस्जिदें बनाई, उनको नमाज पढ़नी पड़ती थी। खैर, तो कुल मिला के ये जो परंपरा है, उन्होंने सर्वधर्म समभाव को अपनाया। संत रामदास ने शिवाजी महाराज को प्रोत्साहित किया सभी को साथ लेकर चलने के लिए। बड़ी संख्या में ब्राह्मणवाद के और उत्पीड़न के शिकार थे लोग। शिवाजी महाराज का तो कोई राजतिलक करने को तैयार नहीं था। गागा भट्ट बनारस से आए, पैर के अंगूठे से उन्होंने राजतिलक किया। तो ये परंपरा है जो महाराष्ट्र की है। इन लोगों के बीच में जो दिन रात ये जी रहे हैं, जिनके कहानी किस्से जिनके घर में रोज़ सुनाए जाते हैं, वहाँ तुम बटोगे तो कटोगे करोगे तो लोग कहेंगे कटलो बे। इसी तरह से वहाँ पर जो सामाजिक आंदोलन हुए, ज्योतिबा फुले, किस तरह से उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए, दलितों के उद्धार के लिए काम किया। सावित्रीबाई फुले, उन्होंने भी लगातार, सावित्रीबाई फुले के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, उनके ऊपर कीचड़ फेंक देते थे। वो स्कूल महिलाओं के लिए पढ़ाती थी महिलाओं को, तो जो आप ब्राह्मणवादी थे वो कहते थे अरे कीचड़ फेंक देते थे। आप याद कीजिए यलगार परिषद, ये सारी चीज़ें जो हुई हैं, शिवाजीराव भिड़े ने किस तरह से, मोदी जी के गुरु हैं, किस तरह से उसी आंदोलन वालों को जिनके खिलाफ हिंसा हुई थी जेल में डाल दिया, सब पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। खैर, लेकिन परंपरा महाराष्ट्र की भाईचारे की है। अम्बेडकर हुए, संवैधानिक मूल्य, न्याय, सब कुछ हम इसी महाराष्ट्र ने दिया है। तो ये जो महाराष्ट्र है ना, इसका बहुत रिच बैकग्राउंड है। कांग्रेस, समाजवादी आंदोलन 60 के दशक से ही लगातार सेकुलर राजनीति कर रहे थे। बाल ठाकरे, उसकी शिवसेना, उसने हिंदुत्व का समर्थन किया। शिवसेना हिंदुओं के लिए खड़ी हुई, लेकिन हमारा महाराष्ट्र, मराठी मानुस, उसके अम्ब्रेला में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब होते थे। महाराष्ट्र के लिए जय महाराष्ट्र वाली आइडियोलॉजी लेके चला। मुंबई दंगे, बाबरी मस्जिद विध्वंस के पास बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन उस सेकुलरिज्म को कोई तोड़ नहीं पाया। इन सारी चीज़ों को देखें तो वहाँ पे वारकरी संप्रदाय है, बहुत सारे साहित्यकार हुए हैं, देश पांडे साहब हुए हैं, खांडेकर साहब हुए हैं, मराठी सिनेमा। तो एक पूरा का पूरा एक कल्चर है महाराष्ट्र का, एक महाराष्ट्र की बैकग्राउंड है। तो उस बैकग्राउंड के बीच जाके जब आप बटोगे कटोगे करोगे तो क्या होगा? आप वहां मुंह की खाओगे। तो क्या इस वजह से सारे नेताओं ने हमला किया? आप कहोगे अभी तो 2 मिनट पहले आप कह रहे थे कि भाई वो तो योगी जी को शाह के मुकाबले छोटा करने की कोशिश है, इसलिए किया गया। तो एक बात बताइए, योगी जी वटोगे जो कटोगे नारा दे रहे थे, एक बार उन्होंने भाषण दिया, क्या उनको भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कान में जाके नहीं बोल सकता था कि कल से मत बोलना? क्या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता
ये नहीं कह सकता था पहली बार कहने के बाद कि ये नारा उल्टा जाने वाला है। क्या अमित शाह को महाराष्ट्र की राजनीति की इतनी समझ नहीं है? क्या अमित शाह को नहीं पता है कि महाराष्ट्र के समाज के अंदर क्या है? क्या अमित शाह को महाराष्ट्र का बैकग्राउंड नहीं पता है, उसकी नब्ज के बारे में नहीं पता है? अमित शाह से बड़ा कोई एक्सपर्ट आज की तारीख में है क्या चुनाव ऑर्गेनाइज करने का? तो किसी ने योगी को अकेले में सलाह क्यों नहीं दी? पब्लिकली ही योगी की झंड क्यों की गई? इसमें वो सवाल का उत्तर छिपा है। इस सवाल का उत्तर इस बात में छिपा है जिस पे मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूं कि ये बारीकियां पूरी की पूरी इस चुनाव की आप समझ गए होंगे। इस चुनाव में सबके अपने अपने लक्ष्य हैं, सबके अपने अपने मकसद हैं। हर आदमी अलग अलग मकसदों के लिए जी रहा है। एकनाथ शिंदे की अपनी दूसरी ज़रूरतें हैं, वो उसके लिए काम कर रहे हैं। गडकरी अपनी अलग चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इन सारी की सारी भीड़ के बीच में कुछ लोगों का फोकस क्लियर है। उनका फोकस ये है कि केंद्र में मोदी जी की सरकार वैसाखियों पर खड़ी हुई है। वो दोनों वैसाखियाँ अगर कोई दूसरा नेतृत्व में खड़ा हो गया, दूसरा बड़ा नाम आ गया बीजेपी के अंदर से ही, तो हो सकता है कहें कि नहीं, हम मोदी के नहीं, हम तो योगी के नाम पे समर्थन देना चाहते हैं। क्योंकि एक बात मान के चलिए, वाले समर्थन से सरकार चला रहे हैं, डर तो रहे हैं अंदर से। जब ये नहीं रहेंगे तो ज़्यादा सुखी रहेंगे ना, खुलकर जिएंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक पूरी तस्वीर महाराष्ट्र की देती हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं अभी भी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ कि महाराष्ट्र के चुनाव में क्या मुद्दा है, महाराष्ट्र के चुनाव में कौन आगे रहने वाला है। इसके लिए ये पता लगाया जा सकता है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैं बता सकता हूँ कि कैसे करके इसको ऑर्गेनाइज करेंगे तो हमको पता चल जाएगा, लेकिन उसके लिए मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। मैं इंतज़ार करूँगा कहीं से कोई रिपोर्ट आए और मुझे कोई क्रेडिबल लगेगी रिपोर्ट तो आपके सामने लेके आऊँगा। नमस्कार, जय हिंद।